हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SUSM एकेडमी। मेरा नाम है ललित कुमार कंबोज। हम लोग पढ़ रहे हैं माइनर पेपर जो कि BA BSc BCom तीनों में पढ़ा जाता है। जिन जिन के पास भी एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेज करके पेपर हो, वो मेरी वीडियो लेक्चर को देख सकता है और अपने नोट्स बना सकता है। हिंदी में इसको कहते हैं पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ। ऑल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है और इसको ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है। हम पढ़ रहे हैं, हम 7 यूनिट पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर बाकी 7 यूनिट का नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और पूरा सिलेबस हमने पूरा कवर किया है हुआ है। और ये जब हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से पूरा जो है पेपर भी सिलेबस के अंतर्गत से आएगा। 10 वीडियो बन चुकी है, इसका नंबर है वीडियो 11 और इसमें ये 8वीं यूनिट में ये सिलेबस है। बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि ये पेपर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे इंडिया में लागू है। जहाँ के भी बच्चे इसको देख रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, MP, राजस्थान, हिंदी मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं यदि आपके पास ये पेपर है एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। ठीक, तो यूनिट 8 हम पढ़ेंगे और यूनिट 8 थोड़ा छोटा है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है। इसमें ये आपका गैर संचारी रोग है और उच्च हाई BP है, PCO, कैंसर, मधुमेह, मोटापा। इसमें आपके पास क्वेश्चन आएगा जैसे हाई BP किसे कहते हैं, हाई BP किस कारण होता है, या हाई BP का हम उपाय कैसे कर सकते हैं, PCO किसे कहते हैं, कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं, उपाय क्या क्या हो सकते हैं, डायबिटीज़ किसे कहते हैं, मोटापा क्या होता है, मोटापा के कारण क्या होते हैं, मोटापा का उपाय क्या होता है। क्योंकि ये आपने देखा है कि इसका नाम ही एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ है, तो आपकी हेल्थ कैसे अच्छा हो इसके लिए बच्चों को एजुकेट किया जाता है ताकि वो अपने साथ साथ अपने फैमिली और हमारी सोसाइटी की हेल्थ को भी मेंटेन करने में मददगार साबित हो। इसका आप बैठ करके नोट्स बना लीजिए साथ साथ, और इस वीडियो को पॉज करके आप जो लिखा हुआ है PDF में उसको भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सब जो भी हम ऊपर 8वीं यूनिट में पढ़ रहे हैं, ये सब असंचारी रोग हैं, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो फैलती नहीं है एक दूसरे से। जैसे शुगर होता है, अगर आप किसी शुगर के मरीज़ के पास बैठते हैं तो वो शुगर ऐसा तो नहीं कि उससे आपको लग जाएगा और आपको भी शुगर हो जाएगा। या किसी का BP हाई है तो ऐसा नहीं उसके पास बैठने से आपका भी हाई BP आप ग्रसित हो जाओगे। या आपका किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं उसके पास बैठने से आपको, मतलब एक रोगी से दूसरे लोग में ये फैलता नहीं है। ठीक, रोग क्या है, एक असामान्य स्थिति है हमारे शरीर की। रोगी किसे कहते हैं, जिसकी ये असामान्य स्थिति होती है। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए करते हैं। रोग को दूर करने वाला कौन होता है, डॉक्टर होता है। और जहाँ पे रोग और डॉक्टर मिलते हैं या चिकित्सक मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका। अगर ऐसे पूछता है रोग किसे कहते हैं, शरीर की असामान्य स्थिति ही रोग कहलाती है। ओके, अब एक होता है ये गैर संचारी रोग, मैंने बता दिया, हाई BP या PCO या कैंसर या डायबिटीज या मोटापा या हार्ट रोग या किडनी रोग या मोतियाबिंद या जैसे अल्जाइमर। एक होते हैं संचारी रोग जो कि इस यूनिट में तो नहीं है। संचारी का मतलब होता है कम्युनिकेबल, जो कि एक दूसरे से फैलते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है, कोरोना है, राइट। जैसे आपका जो है चेचक है, जैसे सामान्य रूप से हम देखते हैं जुकाम है। जुकाम आप अगर साथ में बैठ जाओगे तो आपको भी जुकाम लग सकता है। ठीक, या डायरिया हो गया। इस तरह के रोग क्या कहलाते हैं, ये संचारी रोग कहलाते हैं। इसको आगे देखते हैं। इसमें मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है। गैर संचारी रोग ऐसी दीर्घकालिक बीमारियां हैं, लंबे समय तक भी हो सकती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। ध्यान दीजिएगा इस पे, ये एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। ये मैंने उदाहरण बता दिया आपको। तो गैर संचारी रोग का बेसिकली अगर ये 2 नंबर में आता है तो उसको भी आप पूरी डेफिनेशन के लिख सकते हैं। गैर संचारी रोग के जोखिम या क्यों होता है, ये उम्र बढ़ने के कारण हो सकते हैं, आपका डाइट हेल्दी नहीं है इसके कारण हो सकता है, बैलेंस्ड नहीं है डाइट। ठीक, तो आप बैलेंस डाइट लें, मैंने इसको पढ़ाया भी था आपको, संतुलित आहार, पिछली वीडियो में। आप एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधियां नहीं करते, आपका या हाई BP या हाई ब्लड शुगर हो, आपका शुगर का बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में अधिक हो, जिससे ब्लड क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। और ब्लड मोटा हो जाने से आपके हार्ट पे, दिल पे, और इसको हृदय बोलते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। हार्ट अटैक हो सकता है, आदमी की मौत हो सकती है।
आपका वेट बहुत ज़्यादा है, इस कारण ये सब असंचारी रोग मुख्यतः ये बढ़ रहे हैं। या शरीर में किसी तत्व की कमी होने के कारण भी रोग इसमें वृद्धि आती है, या अधिकता होने के कारण। जैसे शुगर आपके शरीर में अगर ज़्यादा हो गया, आपने शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खा ली, तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो जाए। ठीक, कैंसर के भी कई कारण होते हैं, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक, इससे आगे चलते हैं। अब इससे सबसे पहला है हाई बीपी, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप तब होता है जब आपकी जो आर्टरीज होती है, जो आपकी वाही आर्टरीज, ये जिससे आपका ब्लड जो है वो पूरे शरीर में आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, जिसको धमनी भी कहते हैं, जब इसमें दबाव बहुत अधिक होता है। हार्ट क्या काम करता है, हमारी पूरी बॉडी में शरीर को क्या करता है, पंप करता है। हमारी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है, बहुत माइनर सेल होते हैं। तो इसमें क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, सेल वर्क करती हैं, शरीर आदमी का इसलिए चलता है। और फिर वापस जो ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी चल पाती है। और जब उसी से वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड उनकी केमिकल रिएक्शन के कारण जो वापस आती है, फिर वो भी वो सर्कुलेट कराता है ब्लड। ठीक, तो अगर ये जो है हाई हो जाए आपका किसी वजह से, जैसे आपका क्या हुआ कि आपका खाना या आपकी एक्सरसाइज ऐसे नहीं हुई कि आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी, आपका ब्लड थिक हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हार्ट को या आपके हृदय को आपको ज़्यादा उसको जो है प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसको अधिक वर्क करना पड़ेगा। आपका ये फेल्योर भी हो सकता है हार्ट, अगर फेल्योर एक बार हार्ट हो जाता है तो क्या होता है, फिर समस्या पैदा हो जाती है, आदमी की डेथ भी हो जाती है। ओके, ये हो गया। तो हाई जो बीपी होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। एक तो हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो गई हो, या आप जेनेटिकली आपको हार्मोन्स इस तरह से हैं कि आपके, या जेनेटिक्स आपके दादा परदादा इन लोगों को रहा हो, माता लोगों को, पिता, इसके कारण भी हो सकता है हाई बीपी। आपका मोटापा अधिक है, वजन अधिक है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, या आप ये बढ़ाता है आपका हाई बीपी अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं आपका हाई बीपी होता है तो आपको पता ही चले, कभी कभी पता भी नहीं चलता, कभी कभी पता भी चलता है। बीपी को कैसे नापते हैं हम, 120 मरकरी के और एक 80, 120 80 के रूप में हम इसको नापते हैं। इसको बोलते हैं 120 को सिस्टोलिक, सिस्टोलिक क्या, बीपी। ठीक, और इसको बोलते हैं आपका 80 को डायस्टोलिक, डायस DIAS टोलिक प्रेशर। ठीक, अब ये मरकरी के रूप में कहते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये 120 का जैसे अर्थ में बताता हूँ, 120 मरकरी का मतलब है मिलीमीटर, अर्थात 12 सेंटीमीटर। यदि हम अपनी वेन में क्या करते हैं कि इतना प्रेशर ब्लड सर्कुलेट करने के लिए हार्ट लगाता है कि 12 सेंटीमीटर ऊपर अगर यदि ब्लड निकलता है तो ये 12 सेंटीमीटर ऊपर तक हमारा ब्लड उछल सकता है, इतना प्रेशर होता है। और चूंकि ये 13 गुना भारी होती है मरकरी, तो किससे, ब्लड से, तो 12 गुना 13, इसका मतलब ये लगभग 1.5 मीटर तक इतना प्रेशर हार्ट पंप करता है पूरी बॉडी में ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, और ये आपका जो है खाना पहुंचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए, कि 1.5 मीटर ऊपर तक उछल सकता है ब्लड। अब सोचिए, अगर आपका बीपी 120 से ऊपर है, मतलब 130, 140 या 160 है, तो भी इतना प्रेशर है, तो उसका मतलब हार्ट और ज़्यादा वर्क कर रहा है। और जब हार्ट और ज़्यादा वर्क कर रहा है तो हार्ट पे एक बार में कितनी बार है, एक ही मिनट में आई थिंक 72 बार धड़कता है हार्ट। तो सोचो 24 घंटे में कितना एक्स्ट्रा उसको वर्क करना पड़ेगा। तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेल्योर हो सकता है इससे। ठीक, ब्रेन फेल्योर हो सकता है, लकवा मार सकता है, किडनी खराब हो सकती है, ये प्रॉब्लम इससे हो सकती है। लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा, गंभीर सिर दर्द होता हो, छाती में दर्द होता हो, चक्कर आते हो, सांस लेने में प्रॉब्लम होती हो, जी मिचलाना, उल्टी करना, धुंधली दृष्टि, अन्य दृष्टि परिवर्तन होते हो, चिंता, हाइपरटेंशन, भ्रम, कानों में गूंज, नाक से खून आना, या असामान्य रूप से हार्ट बीट इसके कारण हो सकते हैं। उपचार क्या करें भाई, हाई बीपी हम कैसे कंट्रोल करें, बैलेंस डाइट खाए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बैलेंस डाइट किसे कहते हैं और क्यों ज़रूरी है। नमक कम से कम खाएं, आपका अगर वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम कम करें। इसको आप दो दो लाइन इसमें लिख सकते हैं बैलेंस डाइट का, जैसे वहाँ से आप उससे अपने नोट से, जो आपने आई थिंक 7 या 8वीं वीडियो में मैंने पढ़ाया था इसको, तो इसमें आप लिख सकते हैं 2 लाइन की हमारे लिए बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है और वो क्या करता है।
कम नमक वाला आहार, वजन कैसे हमारा जो है बढ़ने से जो है हमारे हार्ट पे कैसे जो है आपका हार्ट पे कैसे समस्या पैदा होती है, हार्ट पे कैसा ज़्यादा वर्क करता है, फिजिकल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। नशा अल्कोहल भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है तो ब्लड थिक होता है, ब्लड थिक होता है तो हार्ट को पंप करने में और प्रॉब्लम होती है उसको। ओके, तो ये इस तरह से हो गया आपका हाई बीपी। इसके बाद है आपका इसके बाद है आपका अंडाशय में गांठ। ये बेसिकली फीमेल्स में होता है, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। ये जो रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फीमेल है, ये दो तरह से होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इस तरह से ये इसको ऐसे नहीं, एक मिनट रुकते हैं। ओके, इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं आपका यहाँ पे ऐसे इस तरह करके, इसको बोलते हैं आपका ओवरी, दोनों तरफ होता है। ओके, इसको बोलते हैं यहाँ पे यूटेरस, और इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, बच्चादानी इसको पूरा बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है एग का, ह्यूमन स्पर्म एंड ये आपका एग्स जो रिलीज करती है फीमेल, तो इनका फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ से अंडा निकलता है, स्पर्म एंटर्स फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो कुछ 3-4 दिन बाद वो फर्टिलाइज होके दोनों एग एंड स्पर्म मिल करके यहाँ इस ओवेरी में ही आपका जो है बेबी ग्रो करता है। अब जैसे आपने आईवीएफ सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो अगर फैलोपियन ट्यूब या कहते हैं ना कि महिलाओं की ये ट्यूब बंद हो गई है, तो वो लोग क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन को यहाँ से ओवेरी से लेकर के एग और ह्यूमन स्पर्म को फर्टिलाइज लैब में करा करके इसको यहाँ पे इसमें यूटेरस में वो रख देते हैं, और धीरे धीरे फिर ये ग्रो करता है यहाँ पे, और धीरे धीरे फिर बेबी बर्थ होता है। तो अगर इस ओवेरी में किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या डाइट के कारण या फिर जो है वो जेनेटिकली या किसी अन्य रीजन से यदि कुछ जो है सिस्ट या थैली या रसोली जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, अगर वो बनती हैं तो उसको बोलते हैं अंडाशय में गांठ इसको बोलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, या तो आपका जेनेटिकली हो, या आपका जो है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो, और या फिर आपका जो है इरेगुलरिटीज आपके खाने में, या आपका एक्सरसाइज आप नहीं सही से करते हो, तो कई कारण इसके हो सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय में गांठ। इसको हम पढ़ लेते हैं। अंडाशय का मतलब होता है आपका ओवेरी। महिलाओं में प्रजनन प्रणाली का ये हिस्सा होते हैं और दोनों तरफ निचले पेट में स्थित होते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। ओवेरी में गांठ महिलाओं में एक द्रव से भरी हुई थैली सिस्ट होते हैं, वही मैंने रसोली जैसे बताया आपको, गांठ होती है। अक्सर इनमें कोई लक्षण पैदा नहीं करते, लेकिन कभी कभी इससे सूजन आ सकती है इन फीमेल्स, नीचे पेट में दर्द हो सकता है, या पीठ के निचले हिस्से में भी ये दर्द पैदा कर सकते हैं। अधिकांशतः ये क्या होते हैं, इनकी कोई हानि नहीं होती, बस ये थोड़े सिम्टम्स पैदा करते हैं। ठीक, क्या लक्षण हो सकते हैं, मैंने बताया, पेट में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, अपच हो सकती है, कमर का साइज बढ़ सकता है, इफ यू गो फॉर टॉयलेट तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेट में नीचे की तरफ दर्द हो सकता है, मिचली आ सकती है, उल्टी आ सकती है। कितना आसान है। अगर ये देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछता है, आपने इसको पढ़ा नहीं और आप इसको लिख के भी नहीं आए, सिंपल सी बात है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स नो इट कि ये क्या होता है, लेकिन हाउ टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एग्जाम में इसको कैसे लिखो। भाई एग्जाम में आपने कितना जानते हो ये मैटर नहीं करता, आप वहाँ पे कितना लिख के आए, आप क्या उसको सही ढंग से लिख के आए कि नहीं लिख के आए, जितना पूछा उतना लिख के आए। अब ये 5 नंबर में पूछा है तो आप कम से कम 2 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा, और ये आसान भी है, पूरा नंबर भी मिलेगा इसमें, लेकिन आपको इसके लिए नोट्स बनाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। अधिकांशतः जो ये सिस्ट होती है, ये थैली होती है, रसोली होती है, कैंसर कारण नहीं होता। अल्ट्रासाउंड या शारीरिक जांच से आप डॉक्टर पे जांच करा के इसको दूर कर सकते हैं। ठीक, उपाय क्या हो सकते हैं, एक तो आप हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, इसमें संतुलित डाइट, कम तेल और अत्यधिक शुगर वाले आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। आहार का सेवन सही करें, ये लिखना है यहाँ पे, अत्यधिक शुगर वाले आहार का सेवन ना करें, फल सब्जियाँ खाएं, नियमित एक्सरसाइज करें। नियमित व्यायाम करना भी मददगार हो सकता है, अंडाशय के संतुलन को सुधार सकता है, अतिरिक्त वजन भी ना बढ़े जिससे। ठीक, और फिर दवाओं का सेवन, सीधी सी बात है, डॉक्टर पे जाओ,
और दवा खाइए वहाँ जा करके, वो अपना आपका अल्ट्रासाउंड या जो भी चेकअप करके वो आपको उससे सलाह ले सकते हैं। इसके बाद होता है कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से बन के मिल के बनी होती है। कैंसर में सिर्फ इतना समझना है कि आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो कोशिकाएं हैं, वो अनियमित इरेगुलरिटी के रूप में बढ़ने लगती हैं। कभी कभी ये आपका आपका ट्यूमर का भी रूप ले लेती हैं। बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, जैसे हमारी सेल्स को हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, कितना उनका विभाजन होना है, कितना नई बननी है, कितना हटना है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड होती है। तो इसका अर्थ क्या पढ़ेंगे, शरीर में होने वाली असामान्य, सामान्य नहीं है और खतरनाक स्थिति है जिसमें कोशिकाओं की सामान्य वृद्धि होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, अनियंत्रित होती है। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन और सामान्य प्रक्रिया है, नई नई कोशिकाएं सेल्स बनती रहती है हमारी शरीर में। अब आपने देखा होगा कि जब जो है वो आपने मूवीज में भी देखा होगा, या आपने जो है और नाटक से या पढ़ा भी होगा कहीं, कि लोग क्या करते हैं कि आपने गिलास पे हाथ लगाया तो उसको उठा करके वो लैब में देखते हैं कि आपका यही प्रूफ के लिए। ठीक सीधी सी बात है, हम कहीं भी टच करते हैं ना, तो कुछ भी रिवाल्वर जैसे टच करते तो दीवार को रुमाल से उठा करके लैब में चला गया कि ये फिंगरप्रिंट्स इसके हैं नहीं है। तो हम जिस पे भी हम हाथ टच करते हैं तो हमारी सेल्स वहाँ पे चिपक जाती है। दीवार पे हाथ रखेंगे दीवार पे चिपक जाएगी, गिलास पे हाथ रखेंगे गिलास पे चिपक जाएगी, किसी पे भी हाथ लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो है सेल्स लगातार बनती भी रहती हैं और ख़त्म भी होती रहती हैं। तो इस सेल्स से ही निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं वो। तो विभाजन होता रहता है, नई बनती रहती है, पुरानी हटती रहती है, और इन सेल्स पे बॉडी कंट्रोल भी करके रखती है इनको। लेकिन कैंसर सेल्स जो होती है उसमें क्या होती है, नियंत्रण, कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाती है, और एक पैटर्न में जो हमारी सेल्स नई बननी चाहिए और बढ़नी चाहिए तो वो असामान्य रूप से बढ़ने लेती है। कभी कभी ट्यूमर का रूप भी ले लेती है, जिसको हम कैंसर कहते हैं, एक बीमारी है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ओके भाई, कैसे है सामान्य कोशिकाओं से भिन्न, बताया मैंने, ये कंट्रोल होती हैं सामान्य कोशिकाएं, ये अनकंट्रोल्ड होती हैं। ये निर्देशों का शरीर के पालन करती हैं, ये पालन नहीं करती। तो सामान्यतः कोशिकाएं जीन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है, बॉडी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इन कोशिकाओं के पालन के लिए भी नियम निर्धारित होते हैं, कैसे कब बढ़ना है, कब बंद होना है। लेकिन ये जो कैंसर सेल्स हैं, इन ये पालन इनका नहीं करती। ओके, एक निश्चित सेल्स का जीवन काल होता है। जो कोशिकाएं पुरानी हो जाती है, वे कोशिकाएं विभाजन खत्म हो जाती है, विभेदीकरण द्वारा बनी गई नई सेल्स बनती रहती है और उससे वो पुरानी कोशिकाएं हटती रहती है। लेकिन इसमें कैंसर में ऐसा नहीं होता। और ट्यूमर क्या बनता है, अपने ऑर्गन्स पे भी, ऊतकों के भी टिश्यूज बोलते हैं इनको, उन पे भी दबाव डालता है। शरीर के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट को बॉडी के वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किडनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लीवर पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके हार्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, गुण क्या होते हैं भाई, ये सेल्स जो ऐसी बनने लगती हैं। कैंसर कोशिकाओं में बाह्य कोश के वृद्धि कारकों की आवश्यकता नहीं होती, खुद ब खुद बढ़ती चली जाती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इन जो अलग बनती रहती हैं नई कोशिकाएं, अनकंट्रोल्ड होती हैं, वही है बात जो मैंने ऊपर बता दिया। एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, एक दूसरे को विस्थापित नहीं करती। निरंतर विभाजन जब बनती रहती है, ट्यूमर बन जाता है और कैंसर कोशिकाओं के केंद्र में परिवर्तन होता है, जिससे अनियमित कणिका में या अधिक वृद्धि वाले ये हो जाते हैं सेल्स, कोशिकाएं। कारण क्या होते हैं, कई कारण हो सकते हैं। हमारा खान पान कारण हो सकता है, हमारा पोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट को कैसे ठीक करें, ये इसका कारण हो सकता है। ठीक, कुछ वायरस कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जैसे आप धूम्रपान करने से फेफड़े कैंसर हो सकता है, त्वचा फेफड़े कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर, ब्लड कैंसर, लीवर का कैंसर, रेडिएशन से हो सकता है। जैसे हमारा जो मैंने बताया था कि हमारा ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में जो है, जो सन आत की लाइट्स, ये सन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। लेकिन हमारे वायुमंडल में क्या है, ओजोन परत है, ओजोन परत इसको रोक लेती है, अल्ट्रावायलेट रेज को। लेकिन पराबैंगनी किरणें इनको बोलते हैं। लेकिन आजकल के पोल्यूशन के कारण इसमें जगह जगह क्या हो गया है, छिद्र होने लगे हैं, छिद्र होने लगे हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश आता है, अल्ट्रावायलेट रेज उनसे क्रॉस भी कर जाती है। जब क्रॉस कर जाती है तो हम लोग की स्किन पे पड़ती है और जिसके हमारी त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो ये रेडिएशन के कारण भी हो सकता है, एक्स किरणों से भी हो सकता है। बहुत ऐसा नहीं, थोड़ा आप एक्सरे कराने जाए तो उससे हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अन्य रेडियोधर्मी आइसोटोप, जैसे आपका ये भी हो सकता है कि आप, जैसे मैंने बताया था 1986 में एनवायरनमेंट हम
एक्ट मैंने पढ़ाया था 1986, तो वहाँ पे जो है गैस का रिसाव या परमाणु ये आपका रिएक्टर्स जो हैं इनका अगर कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाए तो उनसे भी हो सकता है। तो इस तरह के कैंसर को जन्म देती है। ल्यूकीमिया जैसे ब्लड कैंसर, खून का कैंसर, या आपका त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। कुछ जैविक कारक भी है, बायोलॉजिकल एजेंट जैसे वायरस से हो सकता है, अन्य परजीवी से हो सकता है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है। इसका वायरस का मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, इससे मुंह और गले का कैंसर होता है। ठीक, तो कैंसर का उपचार अब हम कैसे करते हैं, कई तरह के होते हैं। एक तो आपकी सर्जरी करके ट्यूमर हटा दिया तो उससे कैंसर का उपचार हो जा सकता है। फिर ट्यूमर में स्थानांतरण कोशिकाएं होती है, बाद में निकाली नहीं जा सकती, इसलिए ये कैंसर जो होता है हटाना कभी कभी सफल भी नहीं होता है। बार बार शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन करना, चीर फाड़ करना, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। परंतु इस शल्य क्रिया द्वारा ट्यूमर को हटाने की विधि कैंसर के अन्य उपचारों में काम आती है। कभी कभी कुछ ट्यूमर हटाए भी नहीं जा सकते, लेकिन ये कारण हो सकता है, इसको सही करके आप लिख सकते हो आप सर्जरी के द्वारा। रेडिएशन थेरेपी होती है। ठीक, कैंसर कोशिकाएं क्या होती है, विभाजन नहीं होता, जो विभाजित होते विकिरण द्वारा उन्हें आसानी से इनको स्थितिग्रस्त किया जा सकता है। इन सब चीज़ का रेडान, आयोडीन, कोबाल्ट, ये सब ऐसे हैं जो रेडिएशन थेरेपी में उपचार होता है और ये अपना ठीक करता है इसको। ठीक, केमियोथेरेपी होती है, ये भी एक थेरेपी है, इसमें अन्य उपचारों के साथ साथ कुछ दवाई भी दी जाती हैं। ये कुछ दवाओं के नाम है फ्लोरोसिल, नाइट्रोसिरीज, विनक्रिस्टन, विनब्लास्टिन, टैक्साल। इतना पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर इम्यूनोथेरेपी होती है, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा करके जो है कैंसर से, जैसे रामदेव जी भी बताते हैं, योगा करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, वो भी बताते हैं कैंसर का उपचार है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम अगर इसको खिलाफ लड़ें या कुछ दवाई ऐसे दे दें जो अंदर ही इस तरह का जो है वो सिस्टम बन जाए कि वो कैंसर सेल से जो है वो हो जाए, आप जो है उसको ठीक कर दें। राइट, इसके बाद है मधुमेह, शुगर डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। मधुमेह डायबिटीज़ की बीमारी कोई डायबिटीज़ या शुगर कहता है, चाहे आपका मधुमेह पूछे या डायबिटीज़ पूछे या शुगर पूछे, एक ही बात है। हमें क्या है, हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलती है, ये याद रखना। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट अंदर जाके बॉडी में, बॉडी के सेल्स, छोटे छोटे सेल्स के द्वारा इसको तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, और ये किससे मिलती है, ग्लूकोज में टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी हमारे शरीर में ग्लूकोज से मिलती है जब हम खाना खाते हैं। हमारे शरीर में दो एक जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाई और पी गई चीज़ों को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है। जो भी हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाना लिया, उसको जो है अंदर हमारी जो है अंदर जो है ग्लूकोज में टूटा, उससे हमें एनर्जी मिली। ठीक, इसके लिए अब हमें क्या है कि अब हम बैलेंस तो खाना खाते नहीं, या प्रॉपर डाइट नहीं हम लेते, या प्रॉपर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते। तो यदि हम जो खाना खा रहे हैं वो इम्बैलेंस तरीके से, अनियंत्रित तरीके से, या हमारा खान पान रहन सहन इस तरह से हो रहा है कि ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी हमारे बॉडी में, जितनी हमें नीड है उससे ज़्यादा हो गई, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं शुगर। ओके, क्योंकि हमने उसको जितना हमें बैलेंस डाइट नहीं ली, या हमारे रोज़मर्रा के जीवन शैली के कारण। अब ये कैसे काम करता है अगर ये ज़्यादा हो जाता है, इसमें एक हमारा पैनक्रियाज ऑर्गन होता है। पैनक्रिया एक ऑर्गन होता है, जैसे लीवर होता है, जैसे ऑर्गन किडनी होती है, ऐसे ही पैनक्रिया ऑर्गन होता है। पैनक्रिया क्या करता है कि एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, मतलब ब्लड में छोड़ता रहता है, जो कि शुगर को कंट्रोल करता रहता है। ठीक, इसको बोलते हैं इंसुलिन। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई शुगर को कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है इंसुलिन। ठीक, तो इंसुलिन इसे कहते हैं। यह हार्मोन कहाँ बनता है, पैनक्रियाज बनाती है। पैनक्रियाज क्या है, एक ऑर्गन है। इंसुलिन ही रक्त में मिलकर इसकी किसकी, ग्लूकोज की मात्रा है, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। या तो ये कम कर दे या बनाना बंद कर दे तो क्या है, ऊर्जा में तब्दील नहीं होता, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और एक सीमा के बाद क्या होता है, अगर कम हो जाए ग्लूकोज लेवल तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, और अगर ज़्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया भी अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो शुगर ही लिखना है उसमें भी। ओके, तो ये हमारा
शुगर ये होता है। अब शुगर हो गया, अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, जिसको तोड़ के एनर्जी बनानी थी वो नहीं बनी, तो प्रॉब्लम क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे कि लक्षण क्या है और प्रॉब्लम क्या है। दो तरह की होती है डायबिटीज, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2, टाइप 1 टाइप 2। सामान्यतः ये अनुवांशिक होती है और सामान्यतः आपकी जीवन शैली के कारण होती है। मान लो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा आप जो है मद्यपान कर रहे हैं, इस तरह जीवन शैली खान पान के कारण, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको डायबिटीज़ होती है। भाई डायबिटीज़ के लिए जो है लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता करें? आपको बार बार प्यास लगती रहेगी, आपका पानी कम होता रहेगा, कभी अचानक भूख बढ़ जाएगी, आपका वजन कम हो जाएगा, दृष्टि में भी धुंधली हो सकती है, बार बार यू विल गो फॉर यूरिनेशन, थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है, और सबसे बड़ी जो होता है कि डायबिटीज जिनको होती है उनको अगर चोट लग जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा बचना चाहिए कि अगर आपको चोट लग गई और डायबिटिक आप पेशेंट हैं तो आपको प्रॉब्लम, इसलिए जो डॉक्टर होते हैं जब ऑपरेशन वो करने जाते हैं किसी का, तो सबसे पहले वो डायबिटीज चेक करते हैं। अगर डायबिटीज उसको है तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ताकि पहले उसको कंट्रोल करेंगे, तब जा करके वो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं। चक्कर आने के साथ सिर में दर्द, इतना भी आप एग्जाम में लिख दोगे, इसी से क्वेश्चन आएगा, इतना भी लिख दोगे तो भी मोर देन एनफ है, लेकिन लिखना उतना ही जितना पूछेगा। अगर ऐसा नहीं कि डायबिटीज, अगर उसने पूछा डायबिटीज के 5 लक्षण बताओ, तो आपको डायबिटीज की एक लाइन लिख करके, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ओके, तो उसकी डेफिनेशन 2 लाइन लिख के, तो आपको 5 लक्षण लिखने हैं। बचाओ कैसे करने, तो आपको बचाओ ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है उसको, उसका आपका टाइम भी लगेगा। अगर आप जितना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा है, जो प्रश्न पूछा है उसी का जवाब देना है, जितने नंबर में पूछा है उसी के हिसाब से जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप बस दिख गया डायबिटीज और उसको फिर पूरा ही लिख दिए, किसी में कोई फायदा नहीं होगा। अब भाई क्या इसका बचाव हो सकता है, सब सारी चीज़ों में बचाओ सबसे पहला यही लिखा रहता है, ये तो आपको हर जगह लिखना है। हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार फॉलो करें, प्रॉपर उसमें मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, ठीक, एक बैलेंस वे में। इसकी 4 लाइन आप लिख सकते हो। एक्सरसाइज करो आप प्रॉपर, अगर आप धूम्रपान करते हैं बंद करें, प्रॉपर आप नींद लें, तनाव से आप दूरी रखें और उचित दवाओं का सेवन करें। सीधी सी बात है, डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करो, दिखाओ, उसकी सलाह के बाद ही आप इसको काम को करें। इसके बाद है मोटापा। मोटापा भी आज ने देखा होगा, आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उस हेल्थ के लिए। मोटापा क्या होता है, ऐसी स्थिति है जब आप शरीर पे बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, जो कि आपकी हेल्थ को हानिकारक होता है, उसको आपको अफेक्ट करने लगता है, आपकी आयु भी घटा सकता है। अब एक होता है, कैसे पता चलता है मोटापा है नहीं, बीएमआई जानकार इसका पता लगा सकते हैं। एक होता है बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ये भी पूछ सकते हैं, मोटापे से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि आपका वेट कितना है केजी, और आपकी जो है हाइट मीटर में कितनी है, और गुना, इसको हटा देते हैं, मीटर गुना मीटर। जैसे बीएमआई इंडेक्स निकालते हैं, जैसे कि आपका जो है मेरा वजन, मैं अपना खुद का बताता हूँ, मेरा वजन 70 किलो है, मेरी हाइट 173 गुना 173, ये हो गया आपका मीटर। मेरी 173 सेंटीमीटर हाइट है, तो 1.73, इसको ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, किलोग्राम में आप अपना ऊपर वेट लिखो, और हाइट जो आपकी मीटर में है उसको 2 बार गुना कर दो, एल गुना एल, तो 70 किलो मेरे में अभी वजन है, हाइट मेरी कितनी है 1.73, 2 बार गुना इसकी कर, तो कितना आएगा, लगभग ये आएगा 23.38। आप भी अपना इस तरह इंडेक्स निकालें। कैसे, अगर ये 18.5 से कम आता है तो समझो आपका वेट कम है, मोटापा तो छोड़िए और उल्टा है आप। अगर आपका 18.5 से लगभग 24.5 तक है तो आप जो है एकदम फिट हैं, और अगर इससे ज़्यादा है तो आप मोटापे के शिकार हैं। अब जितना ज़्यादा इंडेक्स निकलता जाएगा उतना ज़्यादा ही आप मोटापा माना जाएगा। तो जैसे मेरा 23.38 है तो ठीक है लगभग, फिर भी इधर की तरफ भाग रहा है ये, ओके। तो मोटापे का कारण क्या है, फैट जमा हो जाता है, आपने खाना खाया, आपकी जो कैलोरी है, ऊर्जा मिली, आपने खर्च नहीं किया, आप चले नहीं, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने शारीरिक क्रियाएं नहीं की, तो क्या होगा, वो फैट के रूप में आपके शरीर में जमा होने लगता है। कारण क्या है, ये बता दिया मैंने। वजन बढ़ना, ऊर्जा का सेवन तो कर लिया, कैलोरी खा ली,
फास्ट फूड खा लिया, इस तरह का खाना खा लिया जिससे आपको एनर्जी तो मिलती है, कैलोरी के रूप में एनर्जी मिलती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया। जितना आपको चाहिए उतना आपने खर्च कर दिया, बैलेंस रहेगा। आपको आपको खर्च किया आपने 10 और खा लिया आपने खाना 20 का, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ऐड अप हो जाएगा, ऐड होता रहेगा। तो अधिक चर्बी युक्त वाला खाना खा लिया, मोटापे का कारण है। का एक्सरसाइज नहीं की या कम की तो भी मोटापे का कारण है। बैलेंस डाइट नहीं ली, असंतुलित व्यवहार किया, आपको हाइपरटेंशन के कारण भी मोटापा हो जाता है। ज़्यादा भोजन करने लगते हैं, देखा होगा आपने, जब टेंशन होती है या डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, तो कुछ लोग की भूख गायब हो जाती है, कुछ लोग ज़्यादा खाने लगते हैं। तो ये ज़्यादा खाने वाले लोग का भी एक कारण हो सकता है। शारीरिक क्रिया सही ढंग से नहीं होने पर भी चर्बी जमा होने लगती है, मोटापे का कारण है। बाल्यावस्था और युवावस्था के समय मोटापा वयस्क होने पर भी रह सकता है, बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, ये मत सोचना कि बड़ों को ही होता है। कई लोग को दिन में खाना खाने के बाद सोने की आदत होती है, जो ये भी मोटापे के कारण बनता है। जीवन शैली आपकी गड़बड़ है, शाम को खाना खाते ही आप सो गए, पचेगा कैसे हो। बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो भी मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। लक्षण, मोटापा शारीरिक और मानसिक स्तर पर जीवन में कई परिवर्तन लाता है, जिनके कारण व्यक्ति में इसके लक्षण परिलक्षित होते हैं, किंतु बार लोग इनको महत्व नहीं देते, इनके बारे में कोई चिकित्सीय परामर्श नहीं लेते, आगे चलकर हेल्थ के लिए करते हैं। मोटापे का लक्षण तो ये मेन ही यही है कि आपका शरीर बीएमआई इंडेक्स आपका बढ़ जाएगा, वसा ज़्यादा हो जाएगी, सामान्य से आप जो है चर्बी युक्त शरीर हो जाएगा। ठीक, सांस फूलना, आपका सांस फूलेगा बार बार, मोटापे का लक्षण है। कई रोग जो है इससे पनप सकते हैं। थोड़ा सा काम करेंगे बार बार पसीना आएगा। रात को सोएंगे, बहुत मोटे लोग सामान्यतः देखा होगा आपने खर्राटे लेते हैं। शारीरिक गतिविधि के साथ सामंजस्य करने में अचानक असमर्थता का अनुभव करना, कुछ भी काम करेंगे थक जाएंगे, अरे नहीं हो पाएगा हमसे। सामान्य रूप से कोई भी शारीरिक गतिविधि करने में असमर्थ होते जाने से संबंधित मोटापे से पर मोटापे का ही सबसे प्रमुख लक्षण है। प्रतिदिन थकान महसूस करते हैं, आमतौर पर बिना किसी अतिरिक्त कार्य भार के लगातार थकाता का महसूस करता है। मोटे लोग चल ही नहीं पाते थोड़ी दूर चलने पे वो क्या होते हैं, थक जाते हैं। और जब आपका वजन मोटा हो जाएगा, मोटापे से ग्रसित हो जाएगा, तो पीठ में भी दर्द रहने लगेगा, जोड़ों में भी दर्द रहने लगेगा, तो ये समस्या पैदा होगी। हार्ट पे सबसे बड़ी बात तो आपके हार्ट यानी कि हृदय यानी कि आपके दिल पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। हार्ट वही हाई बीपी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। और जो लोग मोटे होते हैं देखा होगा उसमें आत्मविश्वास की कमी भी होती है, शर्माते हैं, बाहर जाते हैं, आत्मसम्मान की कमी का भी अनुभव होता है, कितना मोटा, थुल थुल या पेट निकला हुआ है। शारीरिक समस्या के कारण किसी भी काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है, स्वयं पर विश्वास नहीं होता, चलते आत्मसम्मान सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट में भी समस्या होती है। कई तरह के रोग हो सकते हैं मोटापे से। मोटापे हार्ट मैंने बताया, डायबिटीज हो सकती है, निद्राकालीन आपने बताया था मैंने अनिद्रा, और वो एडवांस अनिद्रा करके मैंने बताया था। सांस संबंधी थकान लगेगी, काम नहीं कर पाएंगे, अपना जो पढ़ने काम है पढ़ाई काम नहीं कर पाएंगे, बिजनेस करते हैं बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जॉब करते हैं जॉब नहीं कर पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगेगा। ठीक, डिप्रेशन हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकती है, सांस अस्थमा फेफड़े, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें भाई, समाधान एक समाधान तो और जगह लिखना है, चिकित्सक से उचित सलाह ले, उसकी दवाई कर सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैलेंस डाइट ले सकते हैं, बस यही सबका समाधान है। ओके, मोटापा काम करने के लिए सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए, और शरीर के अंदर जो फैट जमा ना हो उससे मोटापा नहीं बढ़ेगा। उचित वजन रखिए कि वह व्यक्ति के शरीर का अपेक्षित वजन, उसकी मैंने बीएमआई इंडेक्स बताया अभी, उसका शारीरिक गठन अनुकूल लगे। शरीर के वजन को मापने के लिए सबसे साधारण उपाय क्या है, बीएमआई इंडेक्स है। वजन कम करने के लिए उपभोग की जाने वाली खाद्य पदार्थों में ध्यान रखना चाहिए कि उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होगी तो एनर्जी अधिक निकलेगी, एनर्जी कैलोरी में हम उसको मेजर करते हैं, एनर्जी आपकी स्टोर हो जाएगी। ठीक, तो और वो धीरे धीरे आपका वसा में चेंज हो जाता है। जो बहुत अधिक मोटे हैं उन और आहार में सुधार करें, मतलब बैलेंस डाइट ले, एक्सरसाइज करें, दवाइयाँ जैसी वजन घटाने वाली चिकित्सक डॉक्टर की निगरानी में ले, और अगर फिर भी वजन नहीं घट रहा है तो वजन घटाने वाली अपनी सर्जरी का सहारा भी ले सकते हैं। अदनान सामी बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, बहुत मोटे थे वो, एक उनका गाना आया था, मुझको लिफ्ट करा दे, देखना आप किसमें, अदनान सामी कितने मोटे हैं और एकदम पतले हो गए, सर्जरी कराई उन्होंने। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये बहुत अधिक मोटे के लिए जीवन रक्षक जीवन में बदलाव लाने वाला उपचार है। तो ये आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, 8 की 8 यूनिट मैंने पढ़ा दी।
आपने पहले अगर नहीं देखा हो अपनी 10 ये आपकी 10 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको देख सकते हैं, जा करके नोट्स बना सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन वो पूछता है उस तरह से क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद हम आगे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री से किसी शुरू करेंगे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में धीरे धीरे, और उसको हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाएंगे। सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई रहेगा ये। जहाँ जहाँ आप अपना कोर्स देखिए, आप अपनी यूनिट देखिए कौन सी पढ़ाई जा रही है। अपना सिलेबस तो आपको 100% ही डाउनलोड करना है, ये तो आप जान लीजिए। आप चाहे यूपी से हों, चाहे मध्य प्रदेश से हों, बिहार से हों, या आप हरियाणा से हों, उत्तराखंड से हो, ओके, या हिमाचल से हो, राजस्थान से हो, ये हर जगह जो है अप्लाई होगा। उसको देख के अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स बना के आप क्वेश्चन डिस्कस करिए, कमेंट करिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता हो। किसी और चीज़ पे वीडियो बनवानी है, लेक्चर बनवाना है, किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बनवाना है, तो मैं उस पर उसको लेक्चर बना दूंगा। ठीक, अगर मेरा मैटर और मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।